हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम सर्वर 2008 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो एक ब्रेन है आपके नेटवर्क का। एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस है जो ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखता है। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास आपके सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि यूज़र्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स प्लस जो भी सर्विसेज हैं, डीएनएस, डीएचसीपी, इस सब का डेटा आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर या एक कंप्यूटर के ऊपर रखते हैं। जिस कंप्यूटर के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल करते हैं उसको डोमेन कंट्रोलर बोला जाता है। और डोमेन माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में ऐसा ग्रुप है कंप्यूटर्स का जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट वर्जन्स इंस्टॉल होते हैं और उनको कोई डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल करता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो हम इस सर्वर को, जो सर्वर 2008 है, इसको डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने वाले हैं। तो इसको प्रमोट करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप डीसी प्रोमो कमांड चलाइए जैसे कि, या फिर आप रोल्स में जाके रोल ऐड कीजिए। तो अगर आप रोल ऐड करते हैं तो रोल से ये दो स्टेप में आपकी इंस्टॉलेशन होगी। अगर आप सीधा ही डीसी प्रोमो कमांड चला दें तो ये डायरेक्टली आपके इंस्टॉलेशन, ये कंप्यूटर प्रमोट हो जाएगा एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो हम रोल्स में जाते हैं और देखिए अभी 16 रोल में से कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है, तो ऐड रोल करते हैं। ऐड रोल करने के बाद देखिए यहाँ पे रोल है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और इसको नेक्स्ट, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या जो थिंग्स टू नोट में बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास और आपको क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं और ये रोल इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये रोल इंस्टॉल होता है तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि रोल इंस्टॉल हो गया है, कुछ वार्निंग दे रहा है, प्लस अभी आपको क्या कह रहा है, क्लोज द विजार्ड एंड लॉन्च द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड। तो आप यहीं से भी इसको क्लिक करके डीसी प्रोमो कमांड रन कर सकते हैं या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके डीसी प्रोमो रन कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी हो, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से तो देखिए क्लिक करेंगे हो ही जाएगा। हम इसको रन कमांड में जाके डीसी प्रोमो कमांड मैनुअली चलाते हैं। डीसी प्रोमो मतलब हम प्रमोशन कर रहे हैं इस कंप्यूटर को एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो देखिए एक विजार्ड स्टार्ट होता है और विजार्ड में आपके पास ऑप्शन है, आप एडवांस मोड में भी जा सकते हैं। किसी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडवांस मोड की। तो विजार्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की बात बता रहा है, जैसे कि विंडोज़ एनटी के बारे में आपको बता रहा है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है, अगर आपके एनवायरनमेंट में विंडोज़ एनटी वर्क कर रहा है, तो जैसे कि पीछे एक न्यूज़ आई थी कि विंडोज़ एनटी की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दी है, और उसके साथ ये जो सिक्योरिटी कंपैटिबिलिटी है ये वैसा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा कि क्योंकि वो काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमको जस्ट एक वार्निंग आई है, इसको हमारे एनवायरनमेंट में कोई विंडोज़ एनटी के कंप्यूटर नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप इस डोमेन कंट्रोलर को एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में इंस्टॉल करना चाहते हैं या एक नया फॉरेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में फॉरेस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ ट्रीज है, और ट्री जो है वो एक्चुअली में डोमेन मोर देन 2 डोमेन्स जिसमें हो और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। इनफैक्ट जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं
तब वो माना जाता है कि हमने फॉरेस्ट की शुरुआत कर दी है। और सिंगल रूट डोमेन या सिंगल रूट डोमेन उसको हम कह सकते हैं। तो हम नया डोमेन बना रहे हैं, इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू डोमेन से नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा नाम दीजिए फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर आप जैसे कि एग्जांपल दे रहा है corp.conteso.com, तो अगर आपने कोई डोमेन नेम परचेज कर रखा है और आप इंटरनेट से अपने इस सर्वर को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो आप नाम डाल सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से एक्सेस इसको नहीं करवाना चाहते तो आप इसका कुछ भी नाम डाल सकते हैं। और इसके साथ जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है उसमें आप लोकल लिख सकते हैं। लेकिन अब ये इंटरनेट से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइप के नेम को हमारा इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैंने कोई नेम परचेज किया होता जैसे king.com या king.net या microsoft.com या एनी नेम जो भी आप चाहते हैं, इस टाइप का मेरे पास नाम होता तो मैं इसको यूज़ कर सकता था। तो आपकी चॉइस है जैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसको जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, हमने इसको इंटरनेट से तो कनेक्ट नहीं करना है, हम king.com लेते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं। इस समय चेक कर रहा है कि क्या king.com का कोई और डोमेन तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में वर्क तो नहीं कर रहा है। तो हमारे एनवायरनमेंट में कोई king.com पहले से नहीं है, और अगर उसको इसी नाम से कोई और डोमेन मिलेगा तो वो यहाँ पे आपको एरर मैसेज दे देगा। ये इसका नेट बायस नेम जो विंडोज़ अपने इंटरनल वर्किंग के लिए या फिर हमारे पुराने एंटी टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए यूज़ होता था, उसको वेरीफाई कर रहा था। आफ्टर डैट ये फंक्शनल लेवल्स आपसे पूछ रहा है। देखिए फंक्शनल लेवल एक ऐसी फीचर है क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी पहली बार जब आई तो विंडोज सर्वर 2000 में आई थी, उसके बाद सर्वर 2000 और सर्वर 2008 में भी आई। तो जैसे जैसे एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आई तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स और एनहेंसमेंट की गई। तो ये जो फंक्शनल लेवल्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपके इस डोमेन कंट्रोलर में कैपेबिलिटी तो है कि वो सभी न्यू फीचर्स को ऐड कर सके, बट अगर आप उसका फंक्शनल लेवल 2000 रख देंगे तो जो एनहेंसमेंट्स या इम्प्रूवमेंट सर्वर 2003 या 2008 में आई होंगी वो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि आपने उसको उस लेवल पे ही नहीं सेट किया है जो लेवल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का था। और इसकी एक मैं खास बात आपको और बता दूं कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई पुराना डोमेन कंट्रोलर वर्क कर रहा है और उसके ऊपर विंडोज सर्वर 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर आपको ये फंक्शनल लेवल फॉरेस्ट पे 2000 ही रखना पड़ेगा। अगर फॉरेस्ट लेवल पे आपका सर्वर 2000 है, अगर आपका सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है और उस सर्वर को आपने डोमेन कंट्रोलर बना रखा है, अगर एक भी सर्वर ऐसा है तो आपको सर्वर 2003 डोमेन कंट्रोलर लेना पड़ेगा, फंक्शनल लेवल लेना पड़ेगा। और अगर आपके एनवायरनमेंट में बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट है और आपके एनवायरनमेंट में कोई सर्वर 2003 या 2000 का डोमेन कंट्रोलर नहीं है तो आप इसको विंडोज सर्वर 2008 ले सकते हैं। देखिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डोमेन कंट्रोलर होने की या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो विंडोज सर्वर 2008 जो है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप सबसे लोएस्ट ले लीजिए, क्योंकि लोएस्ट से हाईएस्ट जाया जा सकता है। 2000 से 2003 या 2008 को आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2008 सेट कर दिया तो आप इसको 2000 नहीं कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न के अगर आपको है तो आप इसको 2000 ले लीजिए, तो हम आपको अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में इसको फंक्शनल लेवल को रेज करना भी बताएंगे। तो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल के बाद अगर डोमेन एनवायरनमेंट में फंक्शनल लेवल तो चलिए आपने सेट कर दिया 2000, लेकिन डोमेन एनवायरनमेंट में हो सकता है कि मैं जो एक नया ही डोमेन क्रिएट कर रहा हूं और उसमें सभी सर्वर्स 2008 के हों, तो यहाँ पे आप 2008 का डोमेन फंक्शनल लेवल सेट कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर एक भी डोमेन कंट्रोलर आपका पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है तो आपको वही फंक्शनल लेवल लेना
पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको देख नहीं पाएगा और उसके साथ वर्क नहीं कर पाएगा। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप पुराना फंक्शनल लेवल सेट करते हैं तो जो न्यू फीचर्स हैं वो आपको नहीं अवेलेबल होंगी, क्योंकि आपने उस न्यू फीचर्स वाला फंक्शन तो अभी आपने सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे भी 2000 ले लीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसको लोअर से हायर किया जा सकता है बट हाई से लो नहीं किया जा सकता है। तो इसको 2000 लेते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं। देखिए हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो डीएनएस इंटीग्रेटेड होती है और एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट डीएनएस वर्क नहीं कर सकती है। तो इस समय ये एक डीएनएस सर्वर को ढूंढ रही है। अगर इसको कोई डीएनएस सर्वर पहले से इंस्टॉल हुआ मिल जाता है और अगर हमने उसका एड्रेस में टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज में सेट कर रखा है तो ये आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये हमें कहेगा कि हमें ऑप्शन देगा कि इसके ऊपर हम डीएनएस सर्वर रोल भी इंस्टॉल कर दें। और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि जिस सर्वर को आपने डोमेन कंट्रोलर बनाया है उसी को आप डीएनएस सर्वर भी बना दीजिए, क्योंकि दोनों ही सर्विसेज इंटीग्रेटेड है। डीएनएस तो एक्टिव डायरेक्टरी के बिना वर्क कर जाता है, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट डीएनएस वर्क नहीं करती है। वो हर एक चीज़ की कंसल्टेशन के लिए, हर एक रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए डीएनएस सर्वर्स को चाहिए ही चाहिए। तो वो इसी कंप्यूटर को डीएनएस बनाने के लिए रिकमेंड कर रहा है। प्लस सेकंड ऑप्शन ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखिए सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल कैटालॉग सर्वर। ग्लोबल कैटालॉग सर्वर जो होता है उसके पास बेसिकली ये फॉरेस्ट लेवल पे रिकॉर्ड्स को ढूंढने के काम आता है। ये यूपीएन टाइप नेम्स को ढूंढता है। इसके पास जो ग्लोबल कैटालॉग सर्वर होता है इसके पास अपने डोमेन का तो पूरा रिकॉर्ड होता ही है, साथ ही फॉरेस्ट में जो और भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं उनका भी पार्शियल रिकॉर्ड इनके पास रहता है। तो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, इसलिए वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है कि इसको आप सिलेक्ट डिसलेक्ट कीजिए। ये पहला सर्वर ग्लोबल कैटालॉग सर्वर बनेगा ही बनेगा। जब हम कोई दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तभी ऑप्शन ग्रे आउट नहीं होगी। और एक ये न्यू फीचर है आरओडीसी फीचर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को बताती है। ये एक न्यू फीचर है जो सर्वर 2008 में आई है, क्योंकि ये पहला रीड ओनली डेटाबेस होता है। तो रीड ओनली डेटाबेस बनाने के लिए कम से कम एक रीड राइट डेटाबेस जरूर होना चाहिए। तो इस समय कोई रीड राइट डेटाबेस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ग्रे आउट आ रही है। प्लस इसके लिए मुझे फंक्शनल लेवल भी कम से कम 2003 लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम डीएनएस ऐसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अभी वो मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि दिस कंप्यूटर हैज़ डायनेमिकली असाइंड आईपी एड्रेसेस। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है। तो कोई भी सर्वर हो उस पर रिकमेंडेड होता है कि आप जो एड्रेसेस हैं वो स्टैटिकली कन्फिगर कीजिए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इस पे तो आईपी एड्रेस बिल्कुल ठीक आ रहा है और इसमें जाके कुछ इसको आईपी एड्रेस कुछ डिफरेंट मिल रहा है। तो हम फिलहाल इस लैंड कार्ड को डिसेबल करते हैं। और एक्चुअली में ये एक और कारण से भी हो सकता है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है उसमें हमने ऑब्टेन कर रखा है आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 6, लेकिन हमने कुछ असाइन नहीं किया है। तो फॉर द टाइम बीइंग इस एक्सरसाइज के लिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं ताकि एरर हमारे पास ना आए। इसको ओके करते हैं और दोबारा से मैं नीचे वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं कि नहीं, मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस डालना चाहता हूं, क्योंकि अगर सर्वर्स के ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो अगर कभी उसको कोई और आईपी एड्रेस मिल जाए डायनेमिकली तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं नो करता हूं और दोबारा से नेक्स्ट प्रेस करता हूं। तो देखिए इस बार वार्निंग नहीं आई है, क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो देखिए अभी वो कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द अथॉरिटेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। देखिए जो मैंने नाम दिया था उसमें एक्चुअली डीएनएस भी एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और उसमें सबसे ऊपर रूट सर्वर आता है, देन कॉम सर्वर या जो फर्स्ट लेवल डोमेन्स होते हैं कंट्री वाइज हों, चाहे .in, .jp, .us वो आते हैं। तो उसको एक्चुअली पेरेंट अथॉरिटी इस समय नहीं मिल रही है, इसलिए कह रहा है कि डेलीगेशन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहीं से ही इस सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्चुअली हमारा सर्वर डीएनएस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअली वार्निंग जो है वो ये है, यू शुड मैनुअली क्रिएट अ डेलीगेशन टू दिस डीएनएस सर्वर इन पेरेंट जोन। तो पेरेंट जोन में तो हमारा कोई जुरिडिक्शन नहीं है, हमारे अथॉरिटी में नहीं है पेरेंट जोन, तो इसलिए ऐसा वार्निंग आ रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब वो लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट
जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस होता है वो NTDS नाम के फोल्डर में और एक NTDS.dit नाम की फाइल पड़ती है, NTDS.dit, उसमें सेव होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमारे पास एक ही ड्राइव है तो ये यहीं पे ही हमें इंस्टॉल करने का मैसेज दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हों तो आप इसको अलग अलग ड्राइव्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला डेटाबेस है जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, सेकंड लॉग फाइल्स के लिए है, और थर्ड है sysvol। इसमें ग्रुप पॉलिसीज वगैरह सेव होती हैं। ग्रुप पॉलिसीज हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आप पूरे डोमेन एनवायरनमेंट को एक ही जगह से रूल कर सकते हैं। तो एक्चुअली में तो ये रिकमेंडेड है कि इन सबको आप अलग अलग वॉल्यूम्स पे रखें ताकि एक वॉल्यूम पे लोड ना रहे, बट हम टेस्टिंग कर रहे हैं और केवल हमारे पास एक ही ड्राइव है, तो हम तीनों को एक ही जगह रखते हैं और नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो इस ऑप्शन में वो हमसे रिस्टोर मोड का पासवर्ड पूछ रहा है। तो रिस्टोर मोड वो होता है कि अगर किसी कारण से हमारी एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो गई है या आप इसको किसी भी कारण से रिस्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, तो आपको ये वाला पासवर्ड लगाना पड़ेगा जो हम स्टार्टिंग में एक्टिव डायरेक्टरी, हम किसी और वीडियो में इस रिस्टोरेशन मोड के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको सेम पासवर्ड डाल देता हूँ। ये सेम या डिफरेंट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का है कुछ भी हो सकता है, बट आपको रिस्टोरेशन करना है अगर सिस्टम को कोई एरर आने के केस में, तो आप इसको सेम या डिफरेंट रख सकते हैं। मैंने ताकि चीज़ों को सिंपल रहें तो इसलिए इसको सेम ही रख दिया है जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। ये समरी आ गई है मेरे पास। अगर आप इस समरी को कहीं पे सेव करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, ब्राउज फोल्डर करते हैं और मान लीजिए इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं और नेक्स्ट प्रेस करके इंस्टॉलेशन। तो देखिए एक डेटाबेस है जो भी लिखा जा रहा है, और जो हमारी फाइल थी वो एक्चुअली में ये देखिए ये वो फाइल है जो समरी फाइल थी, ये यहाँ आ गई है। हम इसको आगे यूज़ करेंगे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसको अभी के लिए यहीं रखते हैं। और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन वर्क कर रहा है, तो जितनी देर के लिए ये चलता है हम वीडियो को पॉज करते हैं और इसके बाद ये रीबूट भी होगा, और रीबूट होने के बाद हम आपको वापस इसी वीडियो पे लेके आते हैं। तो देखिए आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी तो हमारे पास जो यूज़र नेम है उसमें भी कुछ चेंज आया है। पहले डोमेन का नाम आ रहा है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आ रहा है। तो जो भी आपका पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का वो आप एंटर कीजिए। अभी लॉगिन कर रहा है। तो डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहा है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका सर्वर मैनेजर और रोल्स में देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं स्टार्ट में जाके, एडमिन टूल्स में जाके। तो देखिए यहाँ पे कुछ MMCs आ जाती हैं अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ से आप यूजर्स एंड कंप्यूटर्स अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप साइट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट की बात कर सकते हैं। और देखिए रोल्स में भी वो बता रहा है कि 2 रोल्स आपके सामने आ गए, एक एक्टिव डायरेक्टरी और जो उसके साथ इंटीग्रेटेड है DNS रोल। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी रोल हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओए कल पिटाई क्यों हुई थी पहले दसो।